नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी के 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये यूपी SSC पेट 2021 का मॉडल पेपर आप लोगों को सॉल्व करा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट कल आपको सचिन सर के द्वारा मिल गया था, सेकेंड पार्ट मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों, देखते हैं हिंदी के 5 क्वेश्चंस। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है अपना, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? दोस्तों, गरीबों की सहायता करो। अब गरीब शब्द क्या है? ऑप्शन आपके दिए, विशेषण है, विशेष्य है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों, क्या है गरीब? गरीब क्या है दोस्तों? ये एक जाति है, पूरी जाति को बोध कराता है गरीब शब्द। तो दोस्तों, गरीब क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। आपका राइट आंसर सी होगा। अब दोस्तों, गरीब तो हो गया जातिवाचक संज्ञा। अब दोस्तों, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द। क्या? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं वो शब्द विशेषण कहलाते हैं, और जिनकी विशेषता बताई जाती है वो शब्द विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो शब्द विशेष्य कहलाते हैं। अब दोस्तों, भाववाचक संज्ञा का होता है। तो दोस्तों, भाववाचक संज्ञा से भाव प्रकट होता है। क्या? भाववाचक संज्ञा से भाव प्रकट होता है। जिस संज्ञा से भाव प्रकट होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कड़वापन। क्या? कड़वापन। तो दोस्तों, हमें लगता है चारों ऑप्शन को समझ में आ गए। दोस्तों, आपका राइट आंसर सही होगा। क्यों? जातिवाचक संज्ञा। गरीब पूरी गरीब जाति का बोध कराता है। गरीबों की सहायता को, गरीब बहुत होते ना, तो बहुत होते ना, ऐसे ही इसमें गरीबों की सहायता को, पूरी गरीब जात, जितने गरीब लोग हों उनका सारा को बोध करा रहा है जाति, गरीब शब्द। तो दोस्तों, गरीब जातिवाचक संज्ञा है। अब दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दीर्घ संधि निम्नलिखित में से कौन नहीं है? क्या? दीर्घ संधि निम्नलिखित में से कौन नहीं है? दोस्तों, हमने आपको ट्रिक बताई थी। क्या? कहीं भी आपको बड़ा आ, फिर बड़ा ई, बड़ा ऊ सेंटर में दिख जाए, तुरंत देखते ही टिक करो कि वहां पे दीर्घ संधि होगी। क्या? दीर्घ संधि होगी। तो दोस्तों, देखते हैं। विद्यानुराग, यहाँ देखो बड़ा आ है, ये बड़ा आ है, मतलब यहाँ क्या है? दीर्घ संधि है। फिर यहाँ बड़ी ई है, क्यों? अतीव है, बड़ी ई है, मतलब दीर्घ संधि ये भी है। फिर बड़ा ऊ है, ये बड़ा ऊ है, तो मतलब यहाँ भी दीर्घ संधि होगी। अब एक यहाँ पे बड़ा आ नहीं है, ना बड़ा ई है, ना बड़ा ऊ है, तो यहाँ पे है क्या है? बड़ा ए है, बड़ा ए है। तो हमने आपको बताया था वृद्धि संधि के बारे में। दोस्तों, आपका राइट आंसर कौन सा होगा? कौन नहीं है? दीर्घ संधि निमित्त में ये तीनों तो है, मतलब ये नहीं है, मतलब आपका राइट आंसर डी होगा। अब दोस्तों, ये कैसे डी? अब अगर ये डी है अकेक, फिर ये कौन सी संधि है? दोस्तों, इसके बारे में आपको मैंने बताया था वृद्धि संधि। वृद्धि मतलब बूढ़ा। हमने बताया था कहीं भी आपको सेंटर में बड़ा ए, बड़ा ओ, क्या? बड़ा ए, वृद्धि मतलब बूढ़ा, गुण में बताया था छोटा ए, छोटा ओ, और लेकिन वृद्धि संधि में बताया था बड़ा ए, बड़ा ओ। कहीं भी सेंटर में दिख जाए तुरंत टिक करो, कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। वृद्धि मतलब बूढ़ा हो गया, छोटा ए था, बड़ा ए, बूढ़ा हो गया, छोटा ओ था, बड़ा ओ हो गया, मतलब बूढ़ा हो गया। वृद्धि मतलब बूढ़ा, ऐसे याद रखो आप लोग। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि है। अब दोस्तों, आपको आपका राइट आंसर सी होगा, और सॉरी डी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दीर्घ संधि नहीं है, और ये तीनों कौन से हैं? ये तीनों दीर्घ संधि हैं। दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गुरु का विलोम शब्द होगा। दोस्तों, गुरु का विलोम शब्द होगा क्या? देखते हैं। ऑप्शन दिए हैं आपके पास 4। ऑप्शन ए विषम, ऑप्शन बी नीरस, ऑप्शन सी गरीब, ऑप्शन डी शिष्य। तो दोस्तों, गुरु का विलोम शब्द क्या होगा? क्या होगा? गुरु का विलोम शब्द शिष्य होगा। गुरु का विलोम शब्द चेला होगा। यहाँ पर शिष्य है, गुरु का विलोम शब्द क्या होगा?
डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। गुरु का विलोम शब्द शिष्य होगा। अब दोस्तों गरीब का विलोम शब्द क्या होगा? तो गरीब का दोस्तों विलोम शब्द होता है क्या? अमीर। फिर क्या है? नीरस का विलोम शब्द क्या होगा? सरस। फिर विषम का विलोम शब्द सम। दोस्तों हमें लगता है आपको क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी ऑप्शन हैं समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। क्या दोस्तों? निम्नलिखित में कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। पानी, लिबास, वसन, गणेश। क्या दोस्तों? पानी, लिबास, कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों इसमें कपड़ा का पर्यायवाची कौन नहीं है? 2 ऑप्शन नहीं है। कौन कौन से? एक ये ऑप्शन आपका गलत हो गया है थोड़ा, यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वस्त्र। निम्नलिखित में से कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। वस्त्र कपड़ा का पर्यायवाची है, लिबास कपड़ा का पर्यायवाची है, वसन ये भी कपड़ा का पर्यायवाची है। तो दोस्तों डी जो आंसर है आपका राइट आंसर डी होगा। कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, डी नहीं है। गणेश, गणेश दोस्तों कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों कपड़ा के पर्यायवाची कौन कौन से? वस्त्र, लिबास, वसन। अब दोस्तों गणेश का पर्यायवाची क्या होगा? गजाननम, भूतगणाति सेवितम, जम्मू फलचार्य, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो दोस्तों गणेश का पर्यायवाची गजाननम, फिर लंबोदर, एकदंत, महाविनायक, सब दोस्तों ये किसके पर्यायवाची हैं? ये सब दोस्तों गणेश के पर्यायवाची। एक बार फिर से बता रहे हैं कौन कौन से हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर, एकदंत, फिर गजानन, गजानन, फिर क्या हो गया? लंबोदर, गजानन, एकदंत, गजानन, ये सब दोस्तों किसके पर्यायवाची? गणेश के पर्यायवाची है। तो दोस्तों अब ये आंसर आपका कौन सा होगा इसमें राइट? आंसर नंबर डी आपका राइट होगा। क्यों? क्योंकि गणेश कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। और इसके पर्यायवाची कौन कौन से गणेश के? लंबोदर, एकदंत, गजानन, विनायक, ये सब दोस्तों कपड़ा के गणेश के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तुलसीदास की रचना नहीं है। क्या? निम्नलिखित में से तुलसीदास की रचना नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं ऑप्शन 4 है, दोहावली, कवितावली, गीतावली, भ्रमर गीत। तो दोस्तों हमने ट्रिक बताई थी आपको, जितने भी मेन राइटर हैं जो यूपी ट्रिपल पेट या और भी अदर एग्जाम्स में पूछे आते हैं क्वेश्चन जिन रचनाओं से, उन रचनाओं की हमने सभी की ट्रिक कवर की है, ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों अगर ट्रिक आपने पढ़ी होगी तो आपको समझ गए होंगे कौन सा आपको राइट आंसर होगा। तो दोस्तों हम बताते हैं आपको, निम्नलिखित एक ट्रिक हम यहाँ बताएंगे, बाकी दूसरी आपको देखना पड़ेगा ये वीडियो से। निम्नलिखित में से तुलसीदास की रचना नहीं है। तो दोस्तों तुलसीदास की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है? भ्रमर गीत। और तुलसीदास की रचना है दोहावली, कवितावली, गीतावली, ये सब किसकी रचना है? रामलला, नाथू, रामज्ञा, प्रश्नावली, ये सब हमने ट्रिक के माध्यम से बताया था। क्या? कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, सब ये किसकी रचना थी? तुलसीदास की रचना थी। अब इसकी एक ट्रिक बता रहा हूँ सिंपल ऐसे ही, बाकी आपको वीडियो देख लीजिए, वहाँ डिटेल से हमने बनाई है। एक ट्रिक से ऑलमोस्ट जितनी भी मुख्य रचनाएं थी उनको कवर किया है। तो दोस्तों भ्रमर गीत ये किसकी रचना है? सूरदास की। किसकी रचना है? सूरदास की। सूरदास, भ्रमर गीत किसकी रचना है? सूरदास की। और दोस्तों इसकी एक ट्रिक बता रहा हूं, जैसे सूर सागर, सूर साहित्य, नागो, भ्रमर पद, सूर पचीसी। क्या लिख देता हूं, उसमें जितनी भी सूरदास की मुख्य रचनाएं सभी कवर हैं। क्या? जैसे सूर सागर, शूर साहित्य, फिर नागो, भ्रमर पद, सूर पचीसी। तो दोस्तों ये सूरदास की जितनी भी मुख्य रचनाएं हैं उनको याद करने की ट्रिक है। सूर सागर से इनकी एक रचना थी, सूर सागर, और फिर सूर साहित्य, साहित्य लहरी, नागलीला गोवर्धन, भ्रमर पद संग्रह, सूर पचीसी, और ये सूर पचीसी, ये सभी दोस्तों किसकी रचना है? ये दोस्तों सभी
सूरदास की रचनाएं हैं। तो दोस्तों आप वीडियो देख ले, जिससे दोनों वीडियो आपकी रचनाएं एक बेस्ट तरीके से कवर हो जाएंगी। तो दोस्तों हमें लगता है ये 5 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे विद ऑप्शंस के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन होता है। तो दोस्तों जंग जब लगती है तो लोहे का भार बढ़ता है घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता या परिवर्तन होता है। दोस्तों परिवर्तन तो होता है, ये तो सभी को पता है, क्योंकि जंग लगती है तो उसमें लोहा जैसे घूमने लगता है, ऐसा आपको लगता होगा, क्योंकि उसमें छूटने लगती है ना। तो दोस्तों देखते हैं बढ़ता है। तो दोस्तों जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। अब बढ़ता क्यों है? क्योंकि जंग दोस्तों जो लगती है वो लौह ऑक्साइड होता है। क्या लौह ऑक्साइड होता है? जंग जब लगती है तो लौह ऑक्साइड जंग होती है। तो दोस्तों लोहे का भार कितना बढ़ता है? तो दोस्तों लोहे का भार, उस पर पानी गिरता है या कोई भी जंग लगती है तो पानी के ऑक्साइड के बराबर, ऑक्सीजन जो होती है उसके भार के बराबर लोहे का भार बढ़ता है। ऑक्साइड ऑक्सीजन के भार के बराबर लोहे का भार बढ़ता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ए होगा। क्यों? जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प है। दोस्तों अंतरिक्ष में, क्या अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प है? तो दोस्तों अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प कौन है? जीनिया, अर्नाल्डी, रैफलिसिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प कौन सा है? जीनिया। क्या जीनिया? इसकी कब घोषणा हुई थी कि ये अंतरिक्ष में पुष्पित पुष्प है? तो इसकी दोस्तों घोषणा 16 जनवरी 2016 को हुई थी। और ये किस प्रजाति का पौधा है? दोस्तों जैसे सूरजमुखी का पौधा आपने देखा होगा, उसी प्रजाति का यह पौधा है। जीनिया जो है सूरजमुखी प्रजाति का पौधा पुष्प है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या है? ए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ए होगा। अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प जीनिया है और 16 जनवरी 2016 को इसकी घोषणा, अंतरराष्ट्रीय घोषणा हुई थी कि अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प जीनिया है। और ये दोस्तों ये किस प्रजाति का पौधा? ये सूरजमुखी प्रजाति का पौधा है जीनिया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो दोस्तों विश्व में सोने का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? पूछ रहा है क्वेश्चन, सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? अमेरिका, रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है। अब चीन में होता है कितने % होता है? 15% होता है। दोस्तों चीन विश्व में, विश्व की बात कर रहे हैं, केवल इंडिया की बात नहीं, विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? चीन में होता है। कितने % होता है? टोटल का 100% का 15% होता है। फिर अमेरिका और रूस, अमेरिका और रूस जो एक कंट्री है, इनमें कितना % होता है उत्पादन? तो इसमें दोस्तों 8% होता है। कितना? सोना उत्पादन अमेरिका और रूस में 8% होता है। ऑस्ट्रेलिया में कितना होता है? ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों 9% होता है। कितना? ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों 9% होता है। और अमेरिका और रूस में 8% होता है। चीन में सर्वाधिक, आपका राइट आंसर सी होगा। क्यों? चीन में सर्वाधिक सोना का उत्पादन होता है 15%। तो दोस्तों हमें लगता है आपको ये भी क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? दोस्तों सबसे कम क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश ऑप्शन 4 है, गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, कन्नौज, संत रविदास नगर। तो दोस्तों सबसे कम क्षेत्रफल वाला संत रविदास नगर मतलब भदोही। भदोही अब कितना है? तो दोस्तों 1015 वर्ग क्षेत्रफल। क्या दोस्तों 1000? दोस्तों ये आपको बता, उत्तर, एक बात ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो दोस्तों कितना है? तो 1015 वर्ग किमी। ये दोस्तों जो मैप होता है ये वर्ग किमी में ही नापा जाता है, इसको देखा जाता है। जैसे
1015 वर्ग किमी है संत रविदास नगर का। लेकिन एक संस्करण पत्रिका थी 2012 के अनुसार हापुड़ जिला आपने सुना होगा, कौन सा जिला? हापुड़ जिला, हापुड़। इसका क्षेत्रफल कितना बताया था? 660 वर्ग किमी। कितना? 660 वर्ग किमी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर डी होगा। क्यों? संत रविदास नगर या भदोही का क्षेत्रफल सबसे कम है। सबसे कम क्षेत्रफल किसका? 1015 वर्ग किमी। और जिला हापुड़ संस्करण 2000 पत्रिका में बताया गया 660 वर्ग किमी जिला हापुड़ का है। आपका राइट आंसर डी होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है चट्टानें कितने प्रकार की होती है? चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? आपसे नाम पूछ रहा है। तो दोस्तों चट्टानें कितने प्रकार की होती है? 7, 5, 4, 3। तो दोस्तों चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? क्या चट्टानें कितने प्रकार की होती? 3 प्रकार की होती। कौन कौन सी होती दोस्तों? इसकी ट्रिक बता रहा हूं जो कितने प्रकार की होती है। ट्रिक है दोस्तों, आगे आओ फिर रूपा। आगे आओ रूपा। क्या? आगे आओ रूपा। आगे मतलब होता है आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टानें। फिर आव से अवसादी। फिर क्या? रूपा। रूपा से रूपांतरित। रूपांतरित, रूपांतरित। 3 चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। उसकी ट्रिक क्या है? आगे आओ रूपा। आ से आगे से आग्नेय, आओ से अवसादी चट्टानें, रूपा से रूपांतरित। रूपांतरित, रूपांतरित, रूपांतरित चट्टानें। तो दोस्तों हमें लगता है ये 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम क्या कॉन्स्टिट्यूशन के 5 क्वेश्चन, सॉरी हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन के डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन है पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तो दोस्तों पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी और किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई ऑप्शन ए है 1526, 1527, 1528, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। तो दोस्तों ये लड़ाई किसके बीच में हुई थी? दोस्तों ये लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी। क्या? बाबर व इब्राहिम लोदी के बारे में हुई थी। बाबर व इब्राहिम लोदी से हुई थी। बाबर की इब्राहिम लोदी से हुई। अब दोस्तों इसमें पराजय किसकी हुई थी और जय किसकी हुई थी? तो दोस्तों इसमें जय किसकी हुई थी? बाबर की। इसका मतलब पराजय इब्राहिम लोदी की हुई होगी। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है? पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। अब किसके बीच हुई थी? बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच। तो दोस्तों इसमें हार किसकी हुई थी? दोस्तों इसमें हार इब्राहिम लोदी की हुई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? तो दोस्तों अशोक के कितने टोटल शिलालेख थे? 14 मिले हैं जो अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो अशोक की कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? तो दोस्तों सारनाथ में शिलालेख मिला था, धौली में और शाहबादगढ़ी में, या इनमें से कोई नहीं जिसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया। तो दोस्तों एक इनका शिलालेख था अशोक जी का शाहबादगढ़ी। क्या? शाहबादगढ़ी। इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। खरोष्टी लिपि भी होती है उसका प्रयोग किया गया होगा। तो दोस्तों अशोक के कौन से शिलालेख, टोटल कितने शिलालेख अशोक के? 14 प्राप्त हुए हैं अलग अलग स्थानों से। और फिर कौन से? अब दोस्तों शाहबादगढ़ी, इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। तो दोस्तों और ये प्राप्त कहां से हुआ था? वो शिलालेख कहां से प्राप्त? दोस्तों वो आधुनिक पाकिस्तान पेशावर के यूसुफ फजई तहसील से प्राप्त हुआ। कहां? आधुनिक पाकिस्तान जो है उसके पेशावर जिले से यूसुफ सुई
तहसील से प्राप्त हुआ था, शाहबाद गढ़ी से। तो दोस्तों अशोक के 14 शिलालेख है, उसमें शाहबाद गढ़ी में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें राइट आंसर फिर क्या होगा? सी, आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है नरसानायक कृष्णदेव और अच्युत राय और वीर नरसिंह देव। तो दोस्तों तुलुव राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह सिंह ने की थी। क्या? तुलुव राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। अब दोस्तों ये स्थापना की कब की? तो दोस्तों ये 1505 ईस्वी में। क्या? 1505 ईस्वी में तुलुव राजवंश की स्थापना की थी। कहां पे की थी? तो दोस्तों ये विजयनगर। क्या? विजयनगर। अब ये कितने वर्षों तक, क्या कितने वर्षों तक विजयनगर पर शासन किया? तो दोस्तों ये 1505 से 1509 ईस्वी तक, 1509 ईस्वी तक विजयनगर पर शासन किया। किसने? वीर नरसिंह तुलुवदेव सिंह ने। तो दोस्तों और इसके बाद किसने शासन किया? और इसके बाद वीर नरसिंह सिंह के भाई ने वहां पर विजयनगर में शासन किया। तो दोस्तों आपका राइट आंसर 3 नंबर का कौन सा होगा? डी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? क्या है? महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? तो दोस्तों कितने किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 1। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? तो दोस्तों वो 1 था। 1 अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो दोस्तों ये कब की थी? 1924 में। कब? 1924 में। अब कहां की थी? ये बेलगाम कर्नाटक में की थी। कब की थी? 1924 में। महात्मा और कितने, आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? ए होगा। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के कितने अधिवेशनों की? 1 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 में। कहां पे की थी? बेलगाम कर्नाटक में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 5, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। तो दोस्तों संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा? तो दोस्तों संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब दोस्तों ये बैठक जो हुई थी उसमें अध्यक्ष थे, बैठक हुई होगी उसके अध्यक्ष होंगे। तो ये बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों ये 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी। उसके अस्थायी, ये कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी। फिर इसके स्थायी अध्यक्ष कब बने और कौन बने? तो इसके स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये कैसे अध्यक्ष थे? स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को जो मीटिंग हुई थी उसके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहले अध्यक्ष थे। और ये दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर को सर्वसम्मति से सभा की जो जितने भी कमेटी मेंबर होते हैं उनकी सर्वसम्मति से 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने। तो दोस्तों हमें लगता है, और इसमें राइट आंसर आपका कौन होगा? बी है आपका राइट आंसर। दोस्तों हमें लगता है 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। दोस्तों संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है ये किसके तहत आता है? मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार के तहत? तो दोस्तों ये मौलिक अधिकार के तहत आता है। किसके? संवैधानिक उपचारों का जो दोस्तों अधिकार है
ये मौलिक अधिकार के तहत आता है। अब मौलिक अधिकार के तहत आता कौन से भाग में आता है? भाग 3 में। क्या? भाग 3। अब भाग 3 से अनुच्छेद मौलिक अधिकार है, ये भाग 3 में आता है, लेकिन अनुच्छेद कौन से आता? तो अनुच्छेद है मौलिक अधिकारों के लिए अनुच्छेद 12 से 35 तक। अब इसके बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में किसके अनुच्छेद की चर्चा की? कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 32। क्या? अनुच्छेद 32 में इसके बारे में चर्चा की गई है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है अपना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। तो संवैधानिक उपचार है दोस्तों, ये मौलिक अधिकार के तहत आता है। किसके? मौलिक अधिकार के तहत। अब दोस्तों आपका राइट आंसर इसमें ए होगा। और ये जैसे भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक, इसके बारे में अनुच्छेद 32 में है मौलिक अधिकार। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना, मौलिक अधिकारों की संख्या है। क्या? मौलिक अधिकारों की संख्या है। तो दोस्तों कितनी है? 8 है, 4 है, 6 है, 10 है, कितनी है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी? 6 है। तो दोस्तों कौन कौन से हैं? तो देखते हैं दोस्तों। ट्रिक है दोस्तों इसकी, समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म और संस्कृति, शिक्षा, संवैधानिक उपचार, ये सब है मौलिक अधिकार। क्या दोस्तों ट्रिक है? मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। और कौन कौन से हैं? समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म और संस्कृति, शिक्षा, संवैधानिक उपचार। क्या? धर्म और संस्कृति, शिक्षा, संवैधानिक उपचार, ये सब है मौलिक अधिकार। दोस्तों ट्रिक क्या है अपनी? 6 याद है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, धर्म का अधिकार और संस्कृति शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अंत का अधिकार। क्या? संवैधानिक उपचारों का अंत का अधिकार। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन से हैं? समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म और संस्कृति शिक्षा, संवैधानिक उपचार, ये सब है मौलिक अधिकार। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों की संख्या 6, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई है। क्या? भारत की राष्ट्रीय मिठाई। दोस्तों भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? बर्फी, रसगुल्ला, जलेबी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है बर्फी, दूसरा है रसगुल्ला, तीसरा है जलेबी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्या? तीनों में से कोई नहीं? तो दोस्तों एक ऑप्शन है। कौन सा है? तो दोस्तों भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। क्या है? भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी। आपका आंसर राइट होगा सी। क्यों? जलेबी भारत की राष्ट्रीय मिठाई सी है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए हैं, पाकिस्तान, अमेरिका, आयरलैंड, रूस। और दोस्तों पाकिस्तान ऐसा देश है जिसे कुछ लिया नहीं गया है। क्यों? क्योंकि उसको सब कुछ दिया ही गया है, वो लेने के लायक ही नहीं है, देने के लायक नहीं है, लेने के लायक है हर चीज। जैसे उसको क्या पैसे नहीं दिखाने के, तो पैसे दिए गए, रुपए दिए गए, रहने के लिए जमीन दी गई। जब बंटवारा देश का हो तो बहुत कुछ पाकिस्तान को दिया है इंडिया ने, बल्कि इसके साथ लिया कुछ नहीं, इससे न संविधान से न इससे कुछ नहीं लिया गया है। तो दोस्तों आपका फिर आता है अमेरिका और आयरलैंड या रूस। तो अपना क्वेश्चन है दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया? तो दोस्तों नीति निर्देश सिद्धांत आए थे आयरलैंड से। नीति निर्देशक आए कहां से? आयरलैंड। दोस्तों ठीक है, आप इसको कैसे से आए आयरलैंड, नीति आई आयरलैंड से, आए आयरलैंड से। तो नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर कौन सा है? सी। क्यों? क्योंकि आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 5, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने कभी संसद का सामना नहीं किया?
दोस्तों ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था या हुआ जिसने कभी संसद का, पार्लियामेंट का सामना नहीं किया? तो दोस्तों कौन थे देखते हैं। पहला ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी जवाहरलाल नेहरू और डी है इंदिरा गांधी। तो दोस्तों 4 प्रधानमंत्री दिए हुए हैं, उनमें से ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिसने कभी संसद का सामना नहीं किया, कभी संसद गया ही नहीं? तो दोस्तों वो कौन से प्रधानमंत्री थे? तो दोस्तों चौधरी चरण सिंह। क्या आपका चौधरी चरण सिंह ने संसद का कभी सामना ही नहीं किया, बहस नहीं की, समझ लो। तो निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने कभी संसद का सामना नहीं किया? चौधरी चरण सिंह ने कभी संसद का सामना नहीं किया। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ए होगा, आपका राइट आंसर ए है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने कभी संसद का सामना नहीं किया। तो दोस्तों हमें लगता है ये 5 क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जिससे आप शेयर करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे, आप भी मोटिवेट होंगे। और दोस्तों अगर मैं भी कहता हूँ आप शेयर नहीं करते, सोचते होंगे शायद कि अगर मैं ये पता चल जाएगा किसी को या ट्रिक पता चल जाएगी इसमें से कोई भी एक पॉइंट हम दूसरे, तो शायद उसका नॉलेज बढ़ जाएगा, उसका पेपर हमसे पहले निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं सोचते दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर आप उसको कोई किसी अपने सहपाठी को एक ट्रिक भेजेंगे तो शायद उसके पास भी, उसने भी कहीं से कोई ट्रिक पढ़ी हो तो वो भी आपके पास भेज देगा। इससे आपका भी नॉलेज गेन हो जाएगा, उसका भी नॉलेज गेन हो, मतलब दोनों का प्रॉफिट ये है अगर वीडियो शेयर करते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।